बात धुरंधर की, धुरंधर योगी के आगे विपक्ष के सरेंडर की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धुरंधर बनाम मसीहा की जंग है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सख्त कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए यूपी का धुरंधर उन्हें कहा जा रहा है, तो माफिया अतीक अहमद को लेकर बयानबाजों ने एक नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया। सवाल है कि आखिर यूपी में माफिया पर सख्ती विपक्षी दलों को क्यों चुभ रही है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। पूरे देश में इस वक्त उस धुरंधर की चर्चा है जो पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया करता है, मगर उत्तर प्रदेश में सूबे के सीएम योगी की तुलना धुरंधर से करने पर नई बहस छिड़ गई है। 70 mm के पर्दे वाले धुरंधर की यूपी के सीएम योगी से तुलना की है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पूजा पाल ने, जिनका कहना है कि जिस तरह धुरंधर ने हिंदुस्तान के दुश्मनों का सफाया किया, वैसे ही योगी ने भी यूपी में क्राइम की कमर तोड़ने के लिए अभियान चलाया और अपराधियों को मिट्टी में मिलाकर यूपी से साफ कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। अब समझिए कि आखिर समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल योगी को धुरंधर क्यों बता रही हैं। दरअसल धुरंधर फिल्म के इसी सीन ने यूपी में सियासत गरमा दी है। फिल्म में एक किरदार को माफिया और सांसद अतीक अहमद से जोड़ा जा रहा है, जिसका फिल्म में ISI से कनेक्शन दिखाया गया है और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में नकली नोटों को खपाने की प्लानिंग का हिस्सा दिखाया गया है। ये वही अतीक अहमद है जिस पर पूजा पाल के पति राजू पाल को मारने के साथ ही कई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी थे। पाकिस्तान से ISI के लोग अपना नकली करेंसी भारत की छाप कर पाकिस्तानी दूतावास में भेज दिया करते थे। काठमांडू में शहाबुद्दीन सिवान में रहता था, उधर वो मुख्तार अंसारी मऊ में रहता था और ये इलाहाबाद में ये अतीक अहमद रहता था। और ये तीनों मिल करके ये इस प्रकार का करेंसी का मतलब फायदे का काम, नकली करेंसी फ्री में आ रही। अतीक पर माफिया गिरोह चलाने, हत्या, अपहरण और रंगदारी के 100 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। अवैध हथियारों के नेटवर्क और सप्लाई से जुड़े आरोप भी लगे थे। जेल में रहकर भी गैंग ऑपरेट करने के आरोप सामने आए थे। अतीक की गतिविधियों को आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता था। समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद की सारी गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन अतीक पर की गई कार्रवाई अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। अतीक अहमद के रूप में समाजवादी का एक बड़ा फाइनेंसर मारा गया। लेकिन यही बात समाजवादी पार्टी और खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले हर विपक्षी दल को चुभ रही है। ओवैसी की पार्टी के नेता तो पूजा पाल के बयान से इतने बौखला गए हैं कि अतीक अहमद को मुस्लिमों का मसीहा तक बता दिया। मुसलमानों के बूते पर विधायक बनने के बावजूद मुस्लिम नेताओं को और मुसलमानों को अपमानित करने का काम कर रही हैं। इनके अंदर एक चवन्नी की कोई गैरत नहीं है। इनको पहले समाजवादी पार्टी इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद किस तरह की बात करनी चाहिए। यूपी में आतंक का राज चलाने वाला और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाला अतीक अहमद ओवैसी की पार्टी को मसीहा इसीलिए नजर आता है, लेकिन यूपी को लेकर योगी आदित्यनाथ का विजन क्लियर है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलेगा, यूपी में अपराध और माफिया का एंड होगा। यूपी में समानांतर सरकार नहीं चलेगी, माफिया सिर उठाएगा तो कुचला जाएगा। हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में एक समानांतर सरकार चलाने वाले माफिया गिरोहों ने, वह किसी न किसी राजनेता के गुर्गे के रूप में वहां समानांतर सरकार चलाता था। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रहने देता था, न उद्यमी को, न व्यापारी को, न बेटी को, न सामान्य नागरिक को। मतलब यूपी में जीरो टॉलरेंस है, यूपी में कानून का राज है, क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन यही बात जब पूजा पाल कह रही हैं, योगी की तारीफ कर रही हैं, तो विपक्षी दलों को चुभ रही है। पर योगी सरकार में शामिल सहयोगी पार्टियां भी योगी को धुरंधर ही मानते हैं। पूजा पाल जी जो कही हैं वो सही कह रही हैं, चूंकि अकेले पूजा पाल ही दुखी नहीं थी उनसे, उनके पति की हत्या नहीं हुई थी, तमाम ऐसे निर्दोष लोगों को वो शिकार बनाए थे। किसी पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके दरवाजे पर कोई चस्पा कर दे। बहुत लोग तो राजनीति नहीं करते थे, चुनाव नहीं लड़ते थे। तो लोकतंत्र की स्थापना तो इसीलिए हुई कि अंग्रेज अब धुरंधर के रूप में आए थे, तलवार और तोप से यहाँ के लोगों को उड़ाते थे और हटाकर लोकतंत्र इसीलिए आए कि हर आदमी को अवसर मिले और कानून का राज चले। और पूजा पाल का बयान सही है।
मगर चूंकि यूपी में अगले साल चुनाव है, लिहाजा विपक्षी दलों की नजर अतीक अहमद के मुस्लिम वोट पर है और इसी की खातिर ये सियासतदान अतीक को मुस्लिमों का मसीहा बताने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि यूपी के मुसलमान क्या सोचते हैं, ये आप भी सुन लीजिए। अतीक अहमद न हिंदू समाज के लिए अच्छे थे, न मुस्लिम समाज के लिए अच्छे थे। वो तो मुसलमानों की जमीनों पर ज्यादा अटैक किया है, मुसलमानों के लोगों से ज्यादा वसूली किया है, उन पर ज्यादा कब्जा किया है और ये सब पैसा जो है, जितने नाजायज पैसे थे हमारे हिंदू समाज के लोगों को लूटा है। दरअसल यूपी में माफिया राज अब इतिहास बन चुका है। योगी का मॉडल क्लियर है, अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंजाम तय है। लेकिन सियासत में आज भी माफिया का महिमा मंडन जारी है। यूपी के धुरंधर की छवि धूमिल करने के लिए माफिया को मसीहा बताने की राजनीति की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात यूपी में एक और सियासी बयानबाजी की। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM के विधायक और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि अगर उनके 11 विधायक हो जाएंगे तो मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर कर देंगे। शौकत अली के इस बयान से एक नया विवाद हो गया, क्योंकि सीधे योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी पुलिस फोर्स को धमकी है। अब तक AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और उनके लख्त जिगर भाईजान अकबरुद्दीन ओवैसी धमकी भरे बयानों के लिए 15 मिनट मांगते थे। मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। और अब इस कड़ी में उन्हीं की पार्टी के विधायक और यूपी में MIM के चीफ शौकत अली का नाम भी जुड़ गया है, जो 11 विधायक मांग रहे हैं। 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। सोचिए, जिस पार्टी का यूपी में कोई खास जनाधार नहीं हो, उसके प्रदेश अध्यक्ष अपनी मजहबी राजनीति चमकाने के लिए कैसे कैसे दावे कर रहे हैं। खुद को मुसलमानों का रहनुमा दिखाने के लिए अपराध के प्रति CM योगी के जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं और तो और एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर करने की बात कह रहे हैं और यूपी पुलिस को भी धमका रहे हैं। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। ओवैसी की पार्टी के नेता को सिर्फ यूपी के अपराधियों के एनकाउंटर से ही नहीं, बल्कि अवैध कब्जा पर बनाए गए मस्जिद, मजार और मदरसों पर चले बुलडोजर एक्शन से भी तकलीफ है और इसके लिए वो यूपी के मुसलमानों को डंडा झंडा और नेता वाली स्कीम समझा रहे हैं। अपने मसाजिद, अपनी दीनी दरसगाह, अपनी खानगाह, अपनी दरगाह की अगर हिफाजत करनी है तो उसके लिए आपको एक डंडा, एक झंडा, एक नेता बनाना पड़ेगा। आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाना पड़ेगा। शौकत अली ने CM योगी और योगी फोर्स पर धमकी भरा वार किया तो बीजेपी और सहयोगी दल की तरफ से पलटवार भी हुआ। 6 MLA हैं ना बिहार में, तो वहाँ का उखाड़ दे रहे हैं वहाँ कुछ उखाड़ पाए? देखिए, ये बड़ बोलापन है। उत्तर प्रदेश के कोई अध्यक्ष से ये देश नहीं चलता है, ये देश कानून से चलता है। कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया है कि कानून अपने हाथ में ले। लेकिन ओवैसी के सिपाही यही नहीं रुके। उन्होंने नमाज के लिए बनाई गई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और रामनवमी के जुलूस को लेकर भी भड़काऊ बयान दिए। मेरठ के कप्तान ने कहा, सड़कों पे जो नमाज पढ़ेगा उसका लाइसेंस रद्द, उसका पासपोर्ट जब्त। मुझे उम्मीद है कि जब रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो आप इसी तरीके का दूसरा बयान देंगे कि खबरदार, रामनवमी के जुलूस पर किसी ने मस्जिद के सामने नागिन डांस किया तो उसके पैर में गोली मारूंगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी बंधु या उनके नुमाइंदों ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया। पहले भी ऐसी भड़काऊ बयानबाजी की जा चुकी है। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ।
यूपी भी आ रहा हूं। लेकिन हर बार चुनाव का नतीजा उनकी जुबान पर ताला लगा देता है। न तो इनकी नफरती बोली चलती है, न ही वोट बैंक चमकता है। और अब एक बार फिर ओवैसी के नेता ने धमकी भरा बयान दिया तो यूपी के मुसलमानों ने ही उन्हें करारा जवाब दे दिया। तरीके के विवादित बयान देने का हक किसी को भी नहीं है। इस तरीके से इन बयानों से देश का माहौल खराब होता है। एनकाउंटर करने के बाद जो कह रहे हैं, जो एकदम गलत है, ये कभी नहीं होना चाहिए। हर सियासी पार्टी अपना अपना प्रचार करे और एक डंडा देश में नहीं चलेगा। जो लोग संविधान को ताक में रखकर काम कर रहे हैं, हमें उनकी बराबरी नहीं करनी है। दरअसल ओवैसी या उनकी पार्टी के नेता चाहे कुछ भी कहें, मगर उत्तर प्रदेश जानता है कि यहाँ जाति और धर्म देखकर अपराधियों का एनकाउंटर नहीं किया जाता है और न ही मजहब के आधार पर अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलता है। यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी के तहत हर कब्जा माफिया और अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लखनऊ से मयूर शुक्ला और आगरा से सैयद शकील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक और बात, ये बात उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में हुए धमाके की इनसाइड स्टोरी की। प्रयागराज में अमोनिया टैंक ब्लास्ट ने मजदूरों की जान ली, तो वाराणसी में सिलेंडर धमाके ने एक परिवार को उजाड़ दिया। अब जांच जारी, कार्रवाई भी तेज है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये महज हादसा था या बड़ी लापरवाही का नतीजा। प्रयागराज और वाराणसी, यूपी के 2 बड़े शहर, 2 ब्लास्ट, लेकिन सवाल क्या ये महज हादसा है या फिर किसी साजिश और लापरवाही का नतीजा। पहली तस्वीर प्रयागराज की है, जहां कोल्ड स्टोरेज की इमारत ब्लास्ट के बाद पूरी तरह भरभरा कर गिर गई और इसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर वाराणसी की, जहां सिलेंडर ब्लास्ट ने 2 लोगों की जान ली। प्रयागराज से आई तस्वीरें बेहद भयावह है। एक धमाका हुआ और देखते ही देखते 4 जिंदगियां मलबे में दब गई और 14 लोग अब भी खतरे में। हादसे के वीडियो में कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग भरभरा कर गिरती दिखी। बिल्डिंग का हिस्सा गिरने के बाद चारों तरफ धूल का गुबार उड़ता दिखा और फिर चीख पुकार मच गई। इस जानलेवा हादसे के पीछे समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आ रहा है। दरअसल प्रयागराज के चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज के मालिक समाजवादी पार्टी के नेता अंसार अहमद। इसमें सोमवार को अचानक अमोनिया गैस से भरे टैंक में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना तेज था कि कोल्ड स्टोरेज की छत गिर गई और वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। 2 बजे गैस फट गया है। 2 बजे का गैस फटा, दीवार फटी, घर सजी गया। वही थे, हम लोग काम करते हैं, काम करे बाद खाना छुट्टी है, वहीं बैठ खाना खाते रहे और एक जने गैस ऊपर गैस लातन मारे थे, एक जने गैस गिर गया नीचे, लंबा पतला से रहे गैस। ठीक सर जी, वो नीचे गिर गया। स्थिति भैया बहुत खराब है यहाँ पे। ये गद्दोपुर के बीच में घटना हुई है। लमसम जितने लोग के किसान लोग की आलू रखी थी, मान लीजिए, तो उनका लोग का बहुत नुकसान हो गया है। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन तब तक 4 मजदूरों की मौत हो चुकी थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये हादसा है, लापरवाही है या कोई साजिश है। जी न्यूज की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर है। आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं कि अभी ये कोल्ड स्टोरेज थे। सपा के पूर्व मंत्री जो है उनका ये स्टोरेज था। 35 साल पुराना ये स्टोरेज था, पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था और ये टूटने की कगार पर था। और कहा ये जा रहा है और इसी लापरवाही के चलते ये जो बड़ा हादसा है ये यहाँ पर हुआ। हालांकि इस पूरे मामले पर जो FIR है वो FIR अभी दर्ज हो चुकी है और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कोल्ड स्टोरेज हादसे में योगी सरकार की सख्ती साफ दिखाई दे रही है और प्रशासन तेजी से कार्रवाई कर रहा है। इस मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अंसार अहमद को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि हादसे से जुड़े कई अहम पहलुओं पर उनसे पूछताछ की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने उनके बेटे मंजूर इलाही और भतीजे अलाउद्दीन को भी हिरासत में लिया है। तीनों से अलग अलग एंगल से पूछताछ की जा रही है ताकि हादसे की असली वजह सामने लाई जा सके। सूत्रों के मुताबिक कोल्ड स्टोरेज के सुरक्षा मानकों और निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं लापरवाही या नियमों की अनदेखी तो इस हादसे की वजह नहीं बनी। इस पूरे मामले में प्रशासन ने जांच तेज कर दी है और साफ संकेत दिए हैं कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वाराणसी में भी सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मंजिला मकान ढह गया। हादसे में सगे भाई बहन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और देखते ही देखते इलाके में कोहराम मच गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और फॉरेंसिक टीम ब्लास्ट के कारणों की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक सिलेंडर
पहले ब्लास्ट नहीं हुआ, पहले आग तेज भड़की जिसके चलते मकान के दीवार गिरे और मकान पूरी तरीके से जमींदोज हुआ। फिर सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। 2 भाई बहन थे जो इस पूरे मलबे में दबे हुए थे, जिनकी मौत हो चुकी है और 2 लोगों को ट्रामा सेंटर भेजकर उनका इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की जांच यहां पर बुला दी है। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और मलबा उठाने का काम तेजी से चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ भी सवाल वही उठता है, क्या ये महज हादसा था या फिर सुरक्षा में लापरवाही की कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। प्रयागराज से प्रीति श्रीवास्तव और वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी मॉडल, माइक्रो मैनेजमेंट और घर घर जनसंपर्क के इन 3 हथियारों के दम पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत की नई कहानी लिख रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर के कार्यकर्ताओं को बंगाल में भेज दिया, डिप्लॉय कर दिया और अब चुनावी जमीन पर दिख रहा है बूथ जीतो बंगाल जीतो का पूरा एक्शन प्लान। ये एक्शन प्लान क्या है, बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार मुकाबला सिर्फ नारों का नहीं, रणनीति और संगठन की ताकत का। बीजेपी ने बंगाल विजय के लिए बूथ स्तर तक जाल बिछा दिया। अलग अलग राज्यों से अनुभवी कार्यकर्ताओं की फौज बंगाल में तैनात है, जिसमें यूपी से आए कार्यकर्ता सबसे ज्यादा सक्रिय। ये कार्यकर्ता मंडल और शक्ति केंद्र स्तर पर मोर्चा संभाले हैं और बंगाल के हर वोटर तक पहुंच बनाने में जुटे हैं। रणनीति साफ है, घर घर जनसंपर्क, सीधी संवाद और योगी मॉडल का प्रचार। यूपी से आए बीजेपी कार्यकर्ता ने बंगाल के गांव-गांव और शहर-शहर जाकर ये प्रचार कर रहा है कैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी प्रकल्पों में आम जिंदगी बदल गया है। बीजेपी खास तौर पर उन इलाकों पर फोकस कर रही है जहां गोरखपुर और पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इन समुदाय तक पहुंच बनाकर पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में सिर्फ प्रचार नहीं, संगठन को मजबूत करने पर पूरा जोर है। यूपी से आए कार्यकर्ता बूथ एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, चुनावी प्रबंधन की बारीकियां सिखा रहे हैं और हर बूथ को जीतने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार जहां जहां बीजेपी की पकड़ कमजोर है, कार्यकर्ताओं को खास जिम्मेदारी दी गई ताकि नए वोटर्स को जोड़ा जा सके और पुराने वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। बीजेपी का मानना यह कि 2026 में बंगाल विजय की चाबी बूथ स्तर पर मजबूत संगठन और सटीक माइक्रो मैनेजमेंट में छिपी है और इसी फॉर्मूले को लागू करने के लिए यूपी का मॉडल अब बंगाल की जमीन पर उतारा जा रहा है। 2026 में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी बंगाल में पूरी ताकत लगा रही है और यूपी से आए कार्यकर्ता के जरिए न सिर्फ योगी मॉडल को प्रचारित कर रहे हैं, पास बूथ स्तर पर संगठन मजबूत भी कर रहे हैं। अब देखना है 2026 में बीजेपी का ये रणनीति क्या मैजिक दिखाएगा फ्यूचर में। क्या योगी मॉडल और बूथ मैनेजमेंट का ये फॉर्मूला बीजेपी को बंगाल में सत्ता तक पहुंचाएगा या बंगाल की सियासत एक बार फिर चौंकाएगी? जवाब 4 मई को सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात मध्य प्रदेश के उज्जैन की। महाकाल मंदिर के पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। एक साथ 16 अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये पूरी खबर क्या है, क्यों बुलडोजर एक्शन किया गया, उज्जैन की ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। जगह महाकाल की नगरी उज्जैन। 4 बुलडोजर ने मचा दिया कहर। इलाका बेगम बाग क्षेत्र, अवैध मकान तोड़ दिए गए। कब्जा किए बनाए रेस्ट हाउस मिट्टी में मिल गए। अवैध होटल को बुलडोजर ने रौंद डाला। ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक पास की है, जब मुस्लिम बाहुल इलाके बेगम बाग में एक साथ कई बुलडोजर आए और अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया।
मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से प्रशासन पूरी तैयारी के साथ सुबह सुबह पहुंचा। 100 से ज्यादा पुलिस वाले, नगर निगम और प्रशासन के 200 से ज्यादा कर्मचारी बुलडोजर एक्शन के दौरान मौजूद थे। भाईजान को समझ में आ गया कि अब कुछ भी कर लें, उनकी अवैध बिल्डिंग बचने वाली नहीं है, इसीलिए खामोशी से सब कुछ देखते रह गए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अनुभाग कोतवाली के तीनों टीआईस और लगभग 50 से भी अधिक का पुलिस बल यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। जितनी भी आसपास की छोटी गलियां यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। लगातार पूरा क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे से और कंट्रोल रूम के थ्रू लगातार निगरानी में है। साथ साथ ड्रोन्स के थ्रू भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई में 16 अवैध बिल्डिंग को जमींदोज किया गया, जिसमें अवैध होटल, रेस्ट हाउस और घर शामिल थे। आप तस्वीरों में देखेंगे जो है बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर होती दिख रही है। आज सुबह से ही विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जो है यहाँ पे की जा रही है। आपको बता दें ये कार्रवाई अवैध मकानों पर यहाँ पर की जा रही है, जो कि लीज पर लिए गए थे। उसके बाद में इनका व्यवसायीकरण में उपयोग किया जाने लगा, लेकिन इसके बाद में जब ये कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट से स्टे समाप्त होने के बाद में जो है आज नगर निगम और उज्जैन विकास प्राधिकरण की ये संयुक्त कार्रवाई है। दरअसल यहाँ उज्जैन विकास प्राधिकरण की जमीन पर 45 प्लॉट्स पर नियमों के खिलाफ 90 बिल्डिंग बनाई गई थी, जिनमें से 42 को पहले हटाया जा चुका है और 16 पर आज बुलडोजर कार्रवाई की गई। अब बात देश की राजधानी की, बात दिल्ली की, जहां आज डबल एक्शन का दिन रहा। एक तरफ सुबह सुबह आई तस्वीर, विधानसभा में ब्लास्ट की धमकी, हड़कंप मच गया उस खबर के बाद। दिल्ली पुलिस को बड़ी अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी भी मिली। पूरी डिटेल दिल्ली में आज क्या क्या हुआ है इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली को दहलाने की धमकी, बजट के दिन सीरियल ब्लास्ट का टेरर। दिल्ली में आज सीएम रेखा गुप्ता ने 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, लेकिन राजधानी के लिए आज का दिन सामान्य नहीं रहा। दरअसल आज सुबह सुबह दिल्ली को दहलाने की धमकी मिली। दिल्ली विधानसभा और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पहला ईमेल विधानसभा की आधिकारिक ईमेल आईडी पर सुबह 7:28 पर भेजा गया। इसके आधे घंटे बाद दूसरा ईमेल स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की ईमेल आईडी पर सुबह 7:49 पर मिला। ईमेल में लिखा था, दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ा दिया जाएगा, विधानसभा मेट्रो स्टेशन को भी बम से उड़ा दिया जाएगा। दोनों जगह धमाके का वक्त भी बताया गया था। सामने देख पा रहे हैं अभी भी जो डॉग स्क्वाड है दिल्ली पुलिस का वो यहाँ पर मौजूद है। अभी भी पूरी विधानसभा में चेकिंग चल रही है। साथ में पीछे भी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पे पहुंच चुका है। लगातार जो है चेकिंग चल रही है। इस खबर के बाद दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड की टीम विधानसभा परिसर पहुंची और मेट्रो स्टेशन की भी तलाशी ली गई। कुछ देर के लिए हड़कंप जैसी स्थिति रही, लेकिन उसके बाद सामान्य रूप से विधानसभा की कार्यवाही चली। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश किया। कुछ विशेष प्रयास किए हैं। बजट के दिन दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट की धमकी देने वाले ने खुद को खालिस्तान समर्थक बताया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस ईमेल को फर्जी बता दिया है और आगे की जांच कर रही है, ताकि ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। राजधानी में एक तरफ सुबह सुबह आए ईमेल्स की वजह से अफरा तफरी मच गई, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के आईपी स्टेट इलाके में पुलिस ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया, जहां दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर कार्रवाई की। बदमाश हरमनदीप सिंह उर्फ हरमन को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। हरमन यूपी के रामपुर का रहने वाला है, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। आरोपी हरमन पाक हैंडलर्स से चैट करता था, फोटो वीडियो भेजता था। सोशल मीडिया के जरिए आतंकी मॉड्यूल को बढ़ाने का प्लान था। अब बात मिडिल ईस्ट वॉर की। मिडिल ईस्ट वॉर में ट्रंप के टाइगर प्लान की। ईरान की पावर प्लांट पर 5 दिन हमला नहीं करने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया। लेकिन फिर सवाल ये कि क्या ये 5 दिन की चुप्पी किसी बड़े तूफान का संकेत है? क्या ट्रंप सच में शांति चाहते हैं या फिर ये सिर्फ हमले से पहले की एक रणनीतिक चाल है? क्योंकि आने वाले 5 दिन तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट में जंग की आग रुकेगी या 5 दिनों के बाद और तेज विध्वंसक हो। जब भी कदम पीछे हटाता है तो उसका अगला कदम शिकार को दबोचने के लिए बढ़ता है। ये शेर के शिकार की नीति है। ठीक वैसे ही ट्रंप जब भी शांति की बात करते हैं और युद्ध से कदम पीछे हटाते हैं तो तय मानिए किसी बड़े हमले की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर 5 दिन के लिए हमले टाल दिए, लेकिन सवाल है कि क्या ये पीछे हटना है या फिर किसी बड़े हमले की तैयारी। सबसे पहले समझिए कि आखिर ट्रंप ने 5 कदम पीछे क्यों खींचा।
यानी 5 दिन के लिए ईरान पर हमला क्यों टाला? वजह नंबर 1, ईरान की एनर्जी वॉर की धमकी। ईरान ने साफ कहा कि अगर एक भी अमेरिकी मिसाइल अब ईरान के पावर प्लांट पर गिरी तो पूरा मिडिल ईस्ट अंधेरे में डूब जाएगा। तेल, गैस सप्लाई चेन सब खत्म हो जाएगा। वजह नंबर 2, हॉर्मुज स्ट्रेट का खतरा। ईरान ने हमला होने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद करने की धमकी दी थी। यहीं से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ये बंद होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती। वजह नंबर 3, तेल की कीमतों में उछाल। ट्रंप के अल्टीमेटम के आखिरी 12 घंटे में ब्रेंट क्रूड $112 प्रति बैरल चला गया था, तो यूरोप में गैस भी 17% महंगी हो गई। अगर युद्ध बढ़ता तो अमेरिका में महंगाई बेकाबू हो जाती। वजह नंबर 4, अमेरिका पर रूस का दबाव। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्लियर मैसेज दिया था कि ईरान के पावर प्लांट पर हमला मतलब वर्ल्ड वॉर का खतरा, और अब तक पर्दे के पीछे से ईरान की मदद करने वाला रूस खुलकर सामने आ सकता था। वजह नंबर 5, इंटरनेशनल प्रेशर और मध्यस्थता। भारत, कतर और यूएई जैसे देशों ने बैक चैनल डिप्लोमेसी चलाई और ट्रंप को ईरान के पावर प्लांट पर अटैक का प्लान रोकना पड़ा। लेकिन ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। यानी सरेंडर कर वॉर करने वाले को ट्रंप कहा जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे शेर पीछे हटता है तो सिर्फ एक वजह से, ताकि अगला हमला और खतरनाक हो सके। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर अब ट्रंप का ईरान को तबाह करने का अगला प्लान क्या होगा, क्योंकि अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि जब तक ईरान का नामो निशान नहीं मिट जाता युद्ध जारी रहेगा। ट्रंप का पहला कदम, ईरान की डिप्लोमेसी का टेस्ट। 5 दिन का वक्त है ईरान की नीयत परखने के लिए, ताकि पता चले कि ईरान चाहता क्या है और क्या वो अमेरिका की शर्त पर सीजफायर को तैयार है। ट्रंप का दूसरा कदम, अमेरिका की सैन्य तैयारी। हमला भले रुका है लेकिन जंग खत्म नहीं हुई। हॉर्मुज के पास अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भी तैनात हैं और अमेरिका ने अब्राहम लिंकन युद्धपोत का वीडियो भी जारी किया, जिसे पूरी तरह से ऑपरेशनल दिखाया गया। यही नहीं, 800 यूएस मरीन की भी इस इलाके में तैनाती की खबर है। ट्रंप का तीसरा कदम, हॉर्मुज पर अमेरिका की नजर। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो अगला टारगेट सीधा समुद्री रास्ता हो सकता है। यही वजह कि इस इलाके में हलचल तेज देखी जा रही है। ट्रंप का चौथा कदम, इजराइल के साथ तालमेल। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कोऑर्डिनेशन और तेज होगा। अमेरिका भले ही हमला ना करे, लेकिन ईरान पर इजराइल और भीषण हमला कर सकता है। ट्रंप का पांचवा कदम, फाइनल स्ट्राइक या फाइनल डील। अमेरिका का सबसे बड़ा कदम या तो बड़ी डील होगी या फिर सबसे बड़ा हमला, ताकि मिडिल ईस्ट के युद्ध का कोई फाइनल रिजल्ट निकल सके। हालांकि अमेरिका 5 दिन तक वेट एंड वॉच के मूड में है, लेकिन इस बीच इजराइल ने मोर्चा संभाल रखा है और ईरान इजराइल के बीच मिसाइल वॉर जारी है। लेकिन महाविनाश की घड़ी अभी भी टिक टिक कर रही है, क्योंकि अगर बातचीत सफल हुई तो जंग टल सकती है। अगर नहीं तो ट्रंप का टाइगर प्लान मिडिल ईस्ट का इतिहास बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार खुद को सबसे बड़े शांति दूत के रूप में पेश करते आए, लेकिन इस वक्त वो खुद बुरी तरह फंसे हैं। यूरोपीय सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया, पूरी दुनिया से दबाव बन रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को आपदा में अवसर दिखा। शहबाज और मुनीर फिर एक बार मुस्लिम कार्ड फेंककर ट्रंप के रास्ते पर निकले। कैसे जिहादी मुनीर खुद को अमन का फरिश्ता बताने की कोशिश में हैं, वे रिपोर्ट से खुलासा करेगी। 8 से 10 देशों में जंग रुकवा, लाखों लोगों की जान बचाई और अमेरिका को दुनिया में सबसे महान देश बनाया। ट्रंप के इन बयानों से पूरी दुनिया परिचित है। हर कोई जानता है कि ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल का आधा टाइम यही बताने और समझाने में लगाया है कि दुनिया में उनसे बड़ा शांति दूत कोई है ही नहीं। ट्रंप ये सारी बातें इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि ऐसा लगता है ट्रंप के जीवन का मकसद है दुनिया में शांति कायम करना। ईरान युद्ध खत्म होगा तो मुमकिन है कि ट्रंप इसका भी क्रेडिट ले ले कि इजराइल और ईरान की जंग रुकवा दी, क्योंकि ये ट्रंप की आदत का हिस्सा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कंगाल पाकिस्तान का जिहादी जनरल और कटोरा किंग पीएम शहबाज अब सीधे ट्रंप से रेस लगा रहे हैं, और वो भी तब जब मिडिल ईस्ट की जंग से पाकिस्तान में त्राहिमाम है। रसोई के लिए गैस और गाड़ियों के लिए तेल नहीं है। लेकिन आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले मुनीर शहबाज को लग रहा है कि मिडिल ईस्ट विवाद सुलझाने में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं।
वो ईरान जो ट्रंप की सुनने को तैयार नहीं है। ट्रंप हमले रोकने का ऐलान कर रहे हैं तो ईरान की सेना साफ कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आलम यह है कि अमेरिका अब एक एक कदम फूंक कर रख रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी औकात भूल गया है। इसे मुस्लिम कार्ड दिखाकर बीच में कूदने का एक मौका दिखा और मध्यस्थ बनने का ऑफर दे दिया। यहाँ तक दावा कर दिया कि अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में बातचीत होगी, वो भी तब जब व्हाइट हाउस साफ कर चुका है कि इस्लामाबाद में कोई मीटिंग का प्लान नहीं है। ईरान कह रहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, अमेरिका से कहीं कोई बात नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की है और ट्रंप के परमानेंट गुलाम आसिम मुनीर भी अमेरिका से कोऑर्डिनेट करने में लगे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कटोरा किंग मुनीर और शहबाज क्रेडिट किंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्हीं की रेस में भागने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रंप भी ये सब सिर्फ इसीलिए होने दे रहे हैं क्योंकि ट्रंप को ईरान युद्ध से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। क्या चौतरफा दबाव और सीधे सरेंडर की स्थिति देखकर ट्रंप को फिर एक बार पुराना टॉयलेट पेपर पाकिस्तान याद आ गया है, या फिर पाकिस्तान के साथ ईरान को इंगेज करके ट्रंप कोई नया धमाका करने वाले? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान का जंगी मोर्चा दिन ब दिन उलझता जा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान इजराइल को सबसे बुरे दिन दिखा रहा है, मिसाइलें बरसा रहा है। ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान हमलों से आखिर कैसे यरूशलेम से तल अवीव तक हड़कंप है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईरान ने हड़कंप मचा दिया। अब तक 80 राउंड हमला, पूरा इजराइल दहल उठा। ट्रंप ने भले ही वॉर से ब्रेक लेने का फैसला लिया और ऐलान कर दिया कि अगले 5 दिन तक ईरान के तेल और गैस प्लांट पर हमले नहीं करेंगे, लेकिन ईरान कुछ और ही कहानी लिख रहा है। पहले बातचीत की खबर को फेक कहा और फिर विध्वंस का नया राउंड शुरू कर दिया। ईरान ने इजराइल की हालत खराब कर दी है। डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हर तरफ कोहराम मचा दिया है। ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान और अटैकिंग दिख रहा है। 10 घंटे के अंदर ईरान ने 7 राउंड मिसाइल फायर कर दी। डिमोना से लेकर इजराइल की न्यूक्लियर सिटी नेगेव तक हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही तेल अवीव में मचाई है। इजरायली अधिकारियों ने खुद बताया कि ईरानी मिसाइल में करीब 100 किलो विस्फोटक था, जिससे इलाके में भारी तबाही मची। कई इमारतें और गाड़ियों को नुकसान हुआ। हमले के बाद भीषण आग लग गई। इस तस्वीर में देखिए, तेल अवीव की एक 4 मंजिला इमारत से धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। धमाका इतना बड़ा था कि जहां मिसाइल गिरी वहां गहरा गड्ढा हो गया। 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके इजरायली मिसाइलें जहां भी हिट कर रही हैं, इजराइल को पूरा इलाका सील करना पड़ रहा है, जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल है। यह हालत तब है जब इजराइल भारी तादाद में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है।